हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बुक स्टडी में। आज हम देखेंगे इस वीडियो में स्टैंडर्ड 12 की हिंदी बुक में दिए गए हिंदी टेक्स्ट बुक में दिए गए चैप्टर 12 की, जिसका नाम है रेडियम की आत्मकथा, और ये विज्ञान कथा है। तो शुरुआत करते हैं हम आज की इस वीडियो की। जैसे हम लोग सारे वीडियो पहले सुविचार देखते हैं, बाद में शुरुआत करते हैं वीडियो की, आज भी हम देखेंगे पहले एक सुविचार। तो आज का सुविचार है, आप हमेशा सबसे अच्छे से, प्यार से और मुस्कान के साथ बात करें। आपका मूड भले ही ऑफ हो, लेकिन सामने वाला अगर आपसे बात कर रहा है तो उसके साथ आप अच्छे से, मुस्कान के साथ, स्माइल के साथ बात करें, ताकि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि आपका मूड ऑफ है। चाहे कुछ भी हो, आपको हमेशा सबसे अच्छे से ही बात करनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं हम कि रेडियम की आत्मकथा विज्ञान कथा में क्या बोला गया है। ये शुरुआत करें उससे पहले देख लेते हैं लेखक के बारे में, और फिर देखेंगे हम स्वाध्याय। तो पहले हम लोग देखते हैं लेखक के बारे में। तो रेडियम की आत्मकथा लिखी है महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी ने। उनका जन्म हुआ था 1864 में। उनका जन्म स्थान था उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ था महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी का जन्म। उनकी मृत्यु हुई थी 1938 में। ठीक है, ये चार जो चीज़ें हैं ना, वो आप माइंड में बैठा लो, एकदम याद कर लो। तो इसी चैप्टर का अगर कोई भी आपको क्वेश्चन पूछे, एक 1 लाइन वाला, या फिर 2 वाक्य में लिखने का, या फिर 5-6 वाक्य में लिखने का, तो पहले ये 4 चीज़ लिख लेना आप, और फिर बाद में रेडियम की आत्मकथा का जो रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बनता है वो लिखना। ठीक है, तो देखते हैं रेडियम की आत्मकथा। मैं आपको यहाँ पे टुक में बताऊंगी कि इसमें क्या बोला गया है। बुक का पूरा पढ़ने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ऐसे मैं आपको शॉर्ट में जो इम्पोर्टेंट है और जो आपको एकदम एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वही मैं बता रही हूँ। और ये पूरे शॉर्ट में बताऊंगी, इसमें पूरा चैप्टर आ जाएगा, टेंशन मत लेना। ये जो है रेडियम की आत्मकथा है, ये विज्ञान वार्ता से ली गई है, जिसमें रेडियम नामक पदार्थ के आविष्कार और उनकी यात्रा का वर्णन किया है इस वाली बुक में। उनमें इसमें से ये आपको पाठ दिया हुआ है ये। तो शुरुआत करती हूँ मैं। ब्रह्मांड के अनंत तथा कल्पनातीत गेह में और काल से अपरिचित तथा अपरिच्छिन्न गर्भ में मेरी उत्पत्ति हुई थी। गेह मतलब घर, और अपरिच्छिन्न का मतलब होता है यहाँ पे असीम, जिसका आर पार न हो। मैं अकेला निर्धारक उस अनंत शून्य में बहुत वर्षों तक इधर उधर घूमता रहा। परमाणुओं की एक ज्योतिमय धारा ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। कई अरब वर्षों तक मैंने देखा कि मैं अत्यंत जलती हुई और उत्तम वस्तु का एक अंश हूँ। इस जलती हुई अवस्था में मैं युगों तक पड़ा रहा। मैं अनेक ब्रह्मांडों की यात्रा करता हूँ और अनेक देशों का चक्कर लगाता हूँ। उस अग्निकुंड में गिरा जो सिकुड़ते सिकुड़ते पृथ्वी बन गई। मैं पृथ्वी के ऊपरी भाग पर रहना नहीं चाहता था, क्योंकि यात्रा करते करते मैं बहुत थक गया था और मुझे आराम करना आवश्यक था। बहुत सी खनिज धातु के साथ मेरी मित्रता हो गई थी। वैज्ञानिकों ने मुझे मेरे चिरसंगियों से अलग कर मनुष्य के सामने उपस्थित किया। वियोग का फल कड़वा होता है। यदि मैं चाहता तो इस वियोग का फल पहले वैज्ञानिकों को और फिर मनुष्य को चरवा देता, किंतु ऐसा करना मुझे मंजूर न था। देवताओं ने मैं इंद्र जैसा मान पाते हैं, कंकड़ों में रत्न जैसा सम्मानित होता है, वैसे ही रेडियम अपने सम्मान की समानता बताता है। मेरी उत्पत्ति पिच ब्लेंडिंग नामक एक खनिज पदार्थ से हुई थी। ये जो लाइन है ना, मतलब पिच ब्लेंडिंग नामक खनिज से रेडियम की उत्पादन हुआ था।
ये याद रखना, आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन से रिलेटेड, इस उत्तर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन। आगे बोला है, यूरानियम मेरे पितामह और आयोनियम मेरे पिता है। भारत के पास पारस पत्थर, पारसमणि की अमूल्य विरासत थी, जिसके स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है और जस्ता चांदी का रूपांतर ग्रहण करता है। यह पत्थर पहले भारतवासियों के पास था, अथवा यो कहो कि वे एक निम्न श्रेणी की धातु का उच्च श्रेणी की धातु में परिवर्तित करने की रीति जानते थे, किंतु पश्चिमी वैज्ञानिकों ने इससे एक कपोलकल्पित वस्तु बता लाया और इसकी हंसी उड़ाई। इस तरह वह अन्यों के पास चली गई। मेरा मूल्य अधिक है, मैं संसार की सभी वस्तुओं में बहुमूल्य हूँ। मेरे एक कण का जितना दाम है, उतने में सोना और प्लेटिनियम के ढेर मिल सकते हैं। मेरी बहुमूल्यता का अनुमान तुम इतने से ही कर सकते हो कि आल्पिन के सिरे के बराबर मेरे एक छोटे से टुकड़ा का दाम 75,000 रुपया होता है। लंदन में मिल्सेक हॉस्पिटल में मेरे 2 कण हैं। ये इतने छोटे हैं कि बिना खुदबीन के देखा नहीं जा सकते। खुदबीन मतलब सूक्ष्म दर्शक यंत्र, जो छोटे छोटे चीज़ें देखने का जो यंत्र होता है उसकी बात करें। पर इतने ही छोटे कण की कीमत 30,000 रुपये है। वे कांच की नली में भली भांति सुरक्षित रखे रहते हैं। मुझसे 3 प्रकार की किरणें बराबर निकला करती है। इन्हें तुम खाली आंख नहीं दे सकते। मैं अपने किरणों के साथ परमाणुओं को भी विकीर्ण करता हूँ। यदि मेरे किसी मिश्रण को पानी में कुछ देर रख दो तो तुम देखोगे कि मैं अपना रंग गिरगिट सा बदलता हूँ। पहले तो मैं पीले रंग का रहूँगा, किंतु धीरे धीरे रंग बदलते बदलते अंत में गुलाबी रंग का हो जाऊँगा। मुझे पानी में मिलाकर रख दो, मैं बड़ा घुल खिला दूँगा। पानी से जितना चाहो उतना उजन और ओषधन जमा कर लो। मेरे पास का तापक्रम अन्य स्थानों के तापक्रम से अधिक रहता है। नासों के रोगियों के चिकित्सा मेरे द्वारा की जाती है। नासुर का अर्थ होता है पुराना वाव जिसमें छेद हो जाता है और जिसमें से हमेशा मवाद बहता रहता है। मैं हजारों लाखों वर्षों तक अपना प्रकाश नहीं खोता। मैं एक धातु की छड़ के सिर पर बैठकर प्रतिदिन किसी रोगी के घाव को कुछ देर तक देखता हूँ। घाव के निकट जाते ही मेरी प्रकाश किरण घाव पर पड़कर उसे विष को दूर कर देती है। मेरा यह किरण विकिरण एक अद्भुत दृश्य है। मेरी किरण तथा परमाणु जिस समय पर पद पर पड़ते हैं, उस समय ऐसा मालूम होता है कि अंधेरी रात में करोड़ों तारे आसमान में चमक रहे हो। यदि एक बार भी मुझे अपने हाथ से स्पर्श करते तो मैं उसका मज़ा तत्काल चखा देता। मुझे छूने से तुम्हारे हाथ में घाव हो जाएंगे, बड़े बड़े फोड़े उठ आएंगे जो शीघ्र आराम न हो सकेगा। इतना कष्ट बहुत असह्य होता है। मेरा ही नाम धारण कर एक कृत्रिम वस्तु चल निकली है, जो घड़ियों में लगा देने से अंधेरे में स्वयं चमकने लगती है। देखो तो सही, मैं सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर तुम्हारी कलाई में घड़ी में मौजूद हूँ। इतनी यात्रा कर पर भी तुम भूलकर यह न समझ लेना कि यहाँ आकर मेरी यात्रा पूरी हो गई है। मैं अभी और यात्रा करूँगा और करता जाऊँगा। मैं भारतवासियों पर प्रसन्न नहीं हूँ, क्योंकि वे मेरी कद्र नहीं करना जानते। देखो, भारत में कितनी खाने हैं जहाँ मैं विद्यमान हूँ, किंतु उनमें इतनी शक्ति नहीं, इतना अधिकार नहीं कि वे मुझे खोद कर निकाले और मेरी उपयोगिता का समझे। तुम मुझे आदर की दृष्टि से देखो, तुम मेरी उपयोगिता को समझो, मेरी कद्र करना सीखो।
तो मैं तुम्हारा दास बनने को तैयार हूँ। ये इसकी लास्ट लाइन थी और यहाँ पे ये पूरा रेडियम की आत्मकथा ख़त्म होती है। अब हम देखेंगे इसका स्वाध्याय। स्वाध्याय में पहले आपको विकल्प दे रखे हैं। तो फर्स्ट मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ूंगी और आंसर मैंने यहाँ पे लिख के रखे, तो यहाँ पे देख लेना। और बुक में से बुक भी साथ में रखनी हो तो आप रख सकते हो। मैं पढ़ तो रही हूँ यहाँ पे, फिर भी देख देख के करना हो तो आपकी मर्ज़ी। और रखो तो अच्छी बात है बुक साथ में। तो फर्स्ट है, अग्निकुंड सिकुड़ कर क्या बन गया? इसका उत्तर है पृथ्वी। सेकेंड है, रेडियम की मित्रता किससे होती है? इसके उत्तर में आएगा खनिज धातुओं से। फिर बोला है, आयोनियम रेडियम के बीच क्या रिश्ता है? तो इसके उत्तर में आएगा पिता पुत्र का। लास्ट है, रेडियम किस प्रजा से दुखी है? इसके उत्तर में है भारतवासी। फिर बोला है, एक एक वाक्य में लिखिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम कहाँ रहना नहीं चाहता था? इसके उत्तर में आएगा रेडियम पृथ्वी के ऊपरी भाग पर रहना नहीं चाहता था। सेकेंड है, वैज्ञानिकों ने रेडियम के साथ कैसा व्यवहार किया? इसके उत्तर में लिखना आप लोग, वैज्ञानिक ने रेडियम को जिस संज्ञों से अलग कर मनुष्य के सामने उपस्थित किया। थर्ड है, रेडियम की उत्पत्ति किस पदार्थ से हुई? उत्तर में आएगा रेडियम की उत्पत्ति पिच ब्लेंडिन नामक एक खनिज पदार्थ से हुई। फिर फोर्थ है, रेडियम का सहोदर कौन है? उत्तर आएगा रेडियम का सहोदर अन्यान्य धातु है। फिफ्थ है, रेडियम के एक कण के बदले किस धातु के ढेर मिलते हैं? उत्तर में लिखना, रेडियम के एक कण के बदले सोना और प्लेटिनियम धातु के ढेर मिलते हैं। सिक्स्थ है, रेडियम के दो कण कहाँ संग्रहित है? इसके उत्तर में आएगा रेडियम के दो कण लंदन के मंडल सेक हॉस्पिटल में संग्रहित है। आगे हम देखेंगे, दो दो वाक्य में उत्तर दीजिए, लेकिन मैंने यहाँ पे वो नहीं लिखा है आंसर्स, तो मैं आपको बोल के बता रही हूँ। अगर एक बार में आपको याद ना रहे, समझ में ना आए, तो आप 2-3 बार फिर से सुन लेना। और कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हो आप लोग। तो फर्स्ट है उसमें, अनंत शून्य में रेडियम की स्थिति क्या थी? तो उसके उत्तर में आएगा, अनंत शून्य में रेडियम बहुत वर्षों तक घूमता रहा। परमाणुओं की एक ज्योतिमय धारा ने उसको चारों ओर से घेर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज तत्व के वियोग पर रेडियम की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर में आएगा, रेडियम की कई खनिज धातुओं से घना मित्रता थी। वैज्ञानिकों ने जिस संज्ञों से अलग कर दिया, रेडियम ने वियोग का फल वैज्ञानिकों और मनुष्यों को चखाना चाहा। नेक्स्ट है, रेडियम अपने सम्मान की समानता किससे बताया है? उत्तर में आएगा, रेडियम ने अपने सम्मान की समानता देवताओं में इंद्र जैसा और कंकड़ों में रत्न जैसा सम्मानित होता है, वैसा ही रेडियम अपने सम्मान की समानता बढ़ाता है। फिर नेक्स्ट है, पारस पत्थर का कार्य क्या है? आंसर है, पारस वह पत्थर है जिसके स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है और जस्ता चांदी बन जाता है। यह पत्थर पहले भारतवासियों के पास था। फिर नेक्स्ट पूछा है, रेडियम से कितने प्रकार की किरणें निकलती है, कौन सी? उत्तर आएगा, रेडियम से 3 प्रकार की किरणें निकलती है। मिश्र के पानी में रखने से रंग बदलता है। पहले पीला रंग, फिर गुलाबी रंग का होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, घाव पर रेडियम किस प्रकार उपयोगी होता है?
उत्तर में लिखना, दादू की घेट के सिर पर बैठकर प्रतिदिन रोगी के गांव को देखता हूँ। गांव के निकट जाते ही प्रकाश किरणें गांव पर पड़ता है और उसके विष को दूर करता है। यहाँ पे दो दो वाक्यों में उत्तर लिखने को बोला है, वो ख़त्म होते। अब हम देखेंगे 5 वाक्य में उत्तर लिखने हैं वो। रेडियम की उत्पत्ति का सविस्तर वर्णन कीजिए। सविस्तर बोला है मतलब 5 वाक्य में बोला है आपको, तो लंबा ही लिखना है, मतलब पूरी बात उसमें बतानी है। और ये 2-3 वाक्य में नहीं लिखने, ये आपको पूरे 10-12 सेंटेंस आराम से हो जाएंगे। लिखना ही पड़ेगा तभी मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तो 2-3 वाक्य में तो बिल्कुल मत लिखना। तो हम लोग में अभी यहाँ पे इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको बोला है, रेडियम की उत्पत्ति का सविस्तर वर्णन करें, उसका उत्तर बताती हूँ। ब्रह्मांड के अनंत तथा कल्पनातीत गृह में और काल से अपरिचित तथा अपरिच्छिन्न गर्भ में रेडियम की उत्पत्ति हुई थी। अकेला निर्धार उस अनंत शून्यों में बहुत वर्षों तक इधर उधर घूमता रहा। परमाणुओं की एक ज्योतिमय धारा ने उसे चारों ओर से घेर लिया। कई अरब वर्षों तक उसने देखा कि वह अत्यंत जलती हुई और उत्तम वस्तु का एक अंश है। इस जलती हुई अवस्था में वह युगों तक पड़ा रहा। वह अनेक ब्रह्मांडों की यात्रा करता हूँ और अनेक देशों का चक्कर लगाता हूँ। उस अग्निकुंड में गिरा जो सिकुड़ते सिकुड़ते पृथ्वी बन गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, भारत के पास कौन सी अमूल्य विरासत थी, वह अन्यों के पास कैसे चली गई? उत्तर में आएगा, भारत के पास पारस पत्थर, पारस मणि की अमूल्य विरासत थी, जिसके स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है और झसता चांदी का रूपांतर ग्रहण करता है। यह पत्थर पहले भारतवासियों के पास था, अथवा यो कहो कि वे एक निम्न श्रेणी की धातु को उच्च श्रेणी की धातु में परिणत करने की रीति जानते थे, किंतु पश्चिम में वैज्ञानिकों ने इसे एक कल्पित वस्तु का बतलाया और इससे हंसी उड़ाई। इस तरह वह अन्यों के पास चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम की उपयोगिता के बारे में अपने विचार लिखिए। आपको जो भी समझ में आया हो रेडियम के बारे में, वो आपको यहाँ पे लिखना है। नासूर के रोगियों की चिकित्सा रेडियम द्वारा की जाती है। हजारों रोगियों की जान उससे बच गई है। वह हजारों लाखों वर्षों तक अपना प्रकाश नहीं खोता। वह एक धातु की छड़ के सिर पर बैठकर प्रतिदिन किसी रोगी के गांव को कुछ देर तक दिखता है। गांव के निकट जाते ही उसके प्रकाश किरण गांव पर पड़कर उससे विष को दूर कर देती है। उसका यह किरण विकिरण एक अद्भुत दृश्य है। एक विशेष प्रकार के पद पर डॉक्टर लोग उसे दिखाते हैं। उसकी किरणें तथा परमाणु जिस समय पद पर पड़ते हैं, उस समय ऐसा मालूम होता है कि अंधेरी रात में करोड़ों तारे आसमान में चमक रहे हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, 5 वाक्यों में लिखिए। उसमें खुद की कृत्रिम रचना के बारे में रेडियम के उद्गार को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, आंसर है, मेरा ही नाम धारण कर एक कृत्रिम वस्तु चल निकली है, जो घड़ियों में लगा देने से अंधेरे में स्वयं चमकने लगती है। मैं सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर तुम्हारी कलाई की घड़ी में मौजूद हूँ। इतनी यात्रा करने पर भी तुम भूलकर यह न समझ लेना कि यहाँ आकर मेरी यात्रा पूरी हो गई है। मैं अभी और यात्रा करूँगा और करता जाऊँगा। मैं भारतवासियों पर प्रसन्न नहीं हूँ, क्योंकि वे मेरी कद्र करना नहीं जानते। देखो, भारत में कितने खाने हैं जहाँ मैं विद्यमान हूँ, कितने उनमें इतनी शक्ति नहीं, इतना अधिकार नहीं कि वे मुझे खोदकर निकाले और मेरी उपयोगिता को समझे। तुम मुझे आदर की दृष्टि से देखो, तुम मेरी उपयोगिता को समझोगे। मेरी कद्र करना सीखो, तो मैं तुम्हारा दास बनने को तैयार हूँ। फिर आपको बोला है कि आश्चर्य स्पष्ट कीजिए। तो फर्स्ट है उसमें है, वियोग का फल कड़वा होता है।
तो ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसका मतलब हमको यहाँ पे लिखना है कि इससे आप क्या समझे हो। तो हम लोग देखते हैं कि इसका क्या अर्थ होता है। कई खनिज धातु के साथ रेडियम की गहन मित्रता हो गई थी। उसके रहकर सुख दुख में सहानुभूति रहता था, लेकिन वैज्ञानिकों ने उस चीज संज्ञों से अलग कर दिया, इसलिए उसको अपने संज्ञों का वियोग झेलना पड़ा। वियोग का फल कड़वा होता है। उसने यह फल पहले वैज्ञानिकों और फिर मनुष्यों को चखाना चाहा, लेकिन उससे ऐसा न किया। नेक्स्ट है, देवताओं में इंद्र और कंकड़ में रत्न समान होना। उत्तर में आएगा, यदि मैं चाहता तो इस वियोग का फल पहले वैज्ञानिकों और फिर मनुष्यों को चरवा देता, लेकिन ऐसा करना मुझे मंजूर न था। देवताओं में इंद्र जैसा मान पाते हैं, कंकड़ों में रत्न जैसा सम्मानित होता है, वैसे ही रेडियम अपने सम्मान की समानता बताता है। मेरी उत्पत्ति पिच ब्लेंडिन नामक एक खनिज पदार्थ से हुई है। यूरानियम मेरे पितामह और आयोनियम मेरे पिता हैं। और ऐसे ही हम लोग इस वीडियो का यहाँ पे पूर्ण करते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, मैं फिर से बोलूँ, कमेंट करके पूछ लेना। कुछ भी समझ में ना आया, कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो पूछना। और एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जैसे हम लोग ये हिंदी बुक स्टडी हमारे चैनल है, वैसे ही हमारे एक दूसरी चैनल है जिसका नाम है गुजराती बुक स्टडी, और उसमें हम लोग गुजराती सब्जेक्ट के रिलेटेड सारे चैप्टर और पोएम का अर्थ बताते इसी तरह गुजराती में। तो आप अपने फ्रेंड से, अपने भाई बहन हो, फ्रेंड हो, किसी को भी अगर गुजराती सब्जेक्ट है उसका 12th में, तो वो विज़िट कर ले एक बार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना हमारी चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।